सोचिए दुनिया कैसी होगी अगर हम ये मान लें कि पैसा, देश और भगवान, जिन चीजों पर हमारा पूरा समाज टिका है, वो असल में सिर्फ कहानियां हैं। बिल्कुल। आज हम युवाल नोवा हरारी की किताब सेपियंस के कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले विचारों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और सवाल बहुत सीधा है ना? हाँ। कि अफ्रीका के किसी कोने में रहने वाले एक मामूली सा जानवर आज इस पूरी दुनिया का मालिक कैसे बन गया? और ये पड़ताल, मतलब ये हमारे इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। सही कहा। इस बातचीत में हम 3 बड़ी क्रांतियों को समझेंगे, संज्ञानात्मक, कृषि और फिर वैज्ञानिक क्रांति। और वो 3 ताकतें भी जिन्होंने हम सबको जोड़ा, पैसा, साम्राज्य और धर्म। हाँ, और हमारा मकसद इन बड़े और मुश्किल आइडियाज को एक दिलचस्प बातचीत के जरिए समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 70,000 साल पहले चलते हैं। ठीक है। उस वक्त हम यानी होमो सेपियंस कुछ खास नहीं थे। मतलब धरती पर हमारे जैसे और भी इंसान थे। हाँ, यूरोप में निएंडरथल थे जो हमसे ज्यादा मजबूत थे, एशिया में होमो इरेक्टस, और हम तो फूड चेन में कहीं बीच में थे। कोई शेर या चीता नहीं थे जो सबसे ऊपर हो। सही बात है, हम तो बड़े जानवरों का छोड़ा हुआ खाते थे ज्यादातर। लेकिन फिर अचानक कुछ बदला। हाँ, वो जैसे किताब में संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा गया है। बिल्कुल। लेखक के मुताबिक ये हमारे डीएनए में हुआ एक छोटा सा एक्सीडेंट था, एक जेनेटिक बदलाव। और इसी एक बदलाव ने हमें इस ग्रह का सबसे ताकतवर जीव बना दिया। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ भाषा का नहीं था। अच्छा? भाषा तो जानवरों के पास भी होती है। जैसे बंदर, वो अलग अलग आवाज निकालते हैं शेर या चील के आने पर। हमारी भाषा में 2 नई जादुई शक्तियां आ गई। और वो क्या थी? पहली थी गपशप, गॉसिप। गपशप? ये कोई सुपर पावर कैसे हुई? सुनने में छोटा लगता है, पर सोचिए, ये जानने से ज्यादा कि शेर कहाँ है, ये जानना जरूरी था कि कबीले में कौन भरोसे लायक है। अच्छा, कौन धोखेबाज है, कौन अच्छा दोस्त बन सकता है। एग्जैक्टली। इसी गपशप ने हमें छोटे छोटे ग्रुप्स में ज्यादा मजबूती से जोड़ा। ठीक है, गपशप समझ में आया, लेकिन दूसरी शक्ति? दूसरी शक्ति, वो असली गेम चेंजर थी। वो थी ऐसी चीजों के बारे में बात करने की काबिलियत जो असल में है ही नहीं। 1 मिनट, मतलब जो सिर्फ हमारी कल्पना में है, जैसे भूत प्रेत? सिर्फ भूत प्रेत नहीं, सोचिए, राष्ट्र, कानून, मानवाधिकार, पैसा, कंपनियां। हाँ, ये सब तो है। क्या सच में है? क्या आप भारत को छू सकती हैं या गूगल को देख सकती हैं? नहीं, वैसे तो नहीं। ये सब सिर्फ कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जिन पर करोड़ों लोग एक साथ यकीन करते हैं। किताब में एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। हाँ। कि कोई चिंपैंजी कभी ये नहीं कहेगा कि अगर तुम मुझे आज अपने केले दे दो तो मरने के बाद बंदरों के स्वर्ग में तुम्हें केलों का पहाड़ मिलेगा। हाँ, ये तो सही है। ये काबिलियत सिर्फ हम में है। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़ी संख्या में अजनबियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम सब एक ही कहानी पर भरोसा करते हैं। सही पकड़े। एक चिंपैंजी का झुंड 50 या 100 से बड़ा नहीं हो सकता। वो सिर्फ उन्हें जानते हैं जिनसे वो रोज मिलते हैं। लेकिन हम करोड़ों लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, भारत नाम की एक कहानी के लिए एक दूसरे की जान दे सकते हैं। या 2 वकील कानून की कहानी पर भरोसा करके एक केस लड़ते हैं। यही हमारी सुपर पावर है। और इसी सुपर पावर के साथ हम अफ्रीका से निकले और पूरी दुनिया पर छा गए। हाँ, जहां भी सेपियंस पहुंचे वहां की दूसरी इंसानी प्रजातियां जैसे निएंडरथल खत्म हो गए। और बड़े बड़े जानवर भी, मैमथ, विशाल कंगारू, सब विलुप्त हो गए। हम कहानियों के दम पर फूड चेन में एकदम टॉप पर पहुंच गए। लेकिन किताब एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाती है ना? कि क्या इस ताकत ने हमें ज्यादा खुश बनाया या ये किसी बड़े जाल की बस शुरुआत थी? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है अगली बड़ी क्रांति में, कृषि क्रांति, जिसे हम आमतौर पर इंसानियत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। हाँ, कि हमने बसना सीखा, गांव शहर बसाए, सभ्यता की शुरुआत की। लेकिन किताब इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहती है। ये तो बहुत बहुत बड़ा दावा है। पहली बार सुनने में जरूर लगता है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो इसमें काफी सच्चाई है। कैसे? पहले शिकारी संग्राहक जीवन को देखिए। रिसर्च बताती है कि वो लोग हमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ थे। अच्छा। हाँ, दिन में बस कुछ घंटे काम करते थे, बाकी वक्त आराम, खेलकूद, सामाजिक मेलजोल।
उनकी डाइट में भी बहुत वैरायटी थी। और उन्हें भविष्य की चिंता भी नहीं थी। सही है ना, कि कल क्या खाएंगे या अगले साल क्या होगा। बिल्कुल, उनका जीवन अभी में था। फिर हमने सोचा कि गेहूं उगाने से जिंदगी आसान हो जाएगी। एक ही जगह पर ढेर सारा खाना, लॉजिकल तो लगता है। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। लेखक का तर्क है कि इंसानों ने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने इंसानों को पालतू बना लिया। ये तो और भी अजीब बात है, गेहूं ने हमें पालतू बना लिया, मतलब क्या है इसका? सोचिए, एक गेहूं का पौधा क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके आसपास के पत्थर हटें, दूसरी घास फूस साफ हो, उसे पानी मिले, कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा मिले। हाँ, और ये सारे मुश्किल काम किसने किए? इंसान ने। इंसान की आजादी खत्म हो गई। सुबह से शाम तक उसकी जिंदगी गेहूं के एक पौधे के चारों तरफ घूमने लगी। और इसका हमारी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा होगा फिर तो। बहुत बुरा। हमारी डाइट सिर्फ अनाज जैसे गेहूं या चावल तक सिमट गई। इससे मतलब पोषक तत्वों की कमी हो गई, लोगों की लंबाई घट गई। और बीमारियां एक जगह रहने से वो भी फैली होंगी। बिल्कुल, महामारियां फैलने लगी। और सबसे बड़ी बात, अगर सूखा पड़ गया या फसल खराब हो गई तो पूरे के पूरे गांव भुखमरी का शिकार हो जाते थे। तो एक औसत किसान की जिंदगी एक औसत शिकारी संग्राहक से कहीं ज्यादा मुश्किल और तनाव भरी थी। हाँ, बिल्कुल। तो फिर हमने ये किया ही क्यों? अगर ये इतना बुरा था तो हम वापस क्यों नहीं गए? यही तो धोखा था। ये सब बहुत धीरे धीरे हुआ और फिर आबादी इतनी बढ़ गई कि वापस लौटना नामुमकिन हो गया। अच्छा, मतलब ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए और ज्यादा अनाज उगाना पड़ा। और उसके लिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़े ताकि खेतों में काम करने वाले हाथ बढ़े। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें हम फंस गए। और इसका हमारे सोचने के तरीके पर भी गहरा असर पड़ा होगा। हाँ, शायद सबसे गहरा असर मनोवैज्ञानिक था। पहली बार इंसान भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा। अगले साल बारिश होगी या नहीं, क्या कीड़े फसल खा जाएंगे? सही। और इसी चिंता से संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का आइडिया पैदा हुआ। ये मेरी जमीन है, ये मेरा अनाज है। और जहां संपत्ति आई वहां असमानता भी आई होगी। बिल्कुल, कुछ लोग राजा बन गए और करोड़ों लोग गुलाम या मजदूर। तो ये एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे गांव, शहर, इन्हें एक साथ चलाया कैसे गया? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें वापस उसी चीज पर ले जाता है जहां से हमने शुरू किया था। कहानियां? हाँ, कृषि क्रांति ने जो विशाल समाज बनाए, उन्हें चलाने के लिए इंसानों ने और भी बड़ी और शक्तिशाली काल्पनिक व्यवस्थाएं बनाई। तो क्या ये नई व्यवस्थाएं उसी काल्पनिक शक्ति का सबसे बड़ा रूप थीं? बिल्कुल। ये तीन महान एकीकरण करता थे: पैसा, साम्राज्य और धर्म। चलिए पहले पैसे की बात करते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है कि पैसा एक कहानी है। वो तो असली होता है, हम उसे छू सकते हैं। क्या सच में? 500 रुपए का नोट क्या है? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। उसकी अपनी भी कीमत नहीं है। हम उस पर सिर्फ इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि कोई दूसरा भी उस पर भरोसा करेगा और उसके बदले हमें कुछ सामान दे देगा। हाँ, पैसा कोई भौतिक सच्चाई नहीं है, ये भरोसे का एक मनोवैज्ञानिक सिस्टम है, एक कहानी। ये तो सोचने वाली बात है। हम हर रोज इसका इस्तेमाल करते हैं पर कभी इस तरह सोचते नहीं। और ये इंसानियत की अब तक की सबसे सफल कहानी है। पैसा किसी धर्म या राष्ट्र को नहीं मानता। सही बात है। एक ईसाई और एक मुसलमान धार्मिक बातों पर लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों डॉलर को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। किताब में ओसामा बिन लादेन का भी जिक्र है ना? हाँ, कि वो अमेरिका से नफरत करता था, लेकिन उसे अमेरिकी डॉलर से कोई परहेज नहीं था। पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो लगभग हर इंसान को एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाती है। ठीक है, पैसा समझ में आया। दूसरा था साम्राज्य। साम्राज्यों का नाम सुनते ही तो मन में हिंसा और शोषण की तस्वीरें आती हैं। यह सच है कि साम्राज्य हिंसा पर बने थे, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों को एक ही राजनीतिक और सांस्कृतिक छतरी के नीचे ला दिया। जैसे भारत में मौर्य साम्राज्य या मुगल साम्राज्य। हाँ, या यूरोप में रोमन साम्राज्य। इन साम्राज्यों की वजह से विचार, तकनीक और सामान हजारों मील तक आसानी से फैलने लगे। तो जो आज की ग्लोबल दुनिया है उसकी नींव इन्हीं साम्राज्यों ने रखी। एक तरह से हाँ। और तीसरा था धर्म, शायद सबसे ताकतवर। मुझे भी यही लगता है। हाँ, धर्मों ने पैसे और साम्राज्य से भी एक कदम आगे बढ़कर काम किया। उन्होंने एक सार्वभौमिक और अलौकिक व्यवस्था की कहानी सुनाई कि हम सब पर कुछ ऐसे नियम लागू होते हैं जो किसी राजा या देश से भी ऊपर हैं, जो सीधे भगवान ने बनाए हैं। बिल्कुल।
बौद्ध, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों ने कहा कि उनकी सच्चाई सिर्फ एक देश या जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। और उन्होंने करोड़ों अजनबियों को भाईचारे के एक काल्पनिक रिश्ते में बांध दिया। सही। तो पैसा, साम्राज्य और धर्म, इन 3 विशाल कहानियों ने बिखरी हुई इंसानियत को एक ग्लोबल समाज में बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। नहीं, लगभग 500 साल पहले एक और धमाका हुआ, वैज्ञानिक क्रांति, जिसने हमें भगवान बनने के रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया। सही। लगभग 500 साल पहले तक दुनिया ऐसे चलती थी कि सारे बड़े सवालों के जवाब हमारी धार्मिक किताबों और पुरानी परंपराओं में पहले से मौजूद हैं। ज्ञान का स्रोत अतीत में था। मतलब कुछ नया खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर एक नई और बहुत ही क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया, जो सुनने में बहुत सरल थी। हमें नहीं पता, बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। इंसान ने पहली बार सामूहिक रूप से अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया कि हम इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। और ये स्वीकार करना ही वैज्ञानिक क्रांति का इंजन बना। जब आप मानते हैं कि आप नहीं जानते, तभी आप जानने की कोशिश करते हैं। और विज्ञान ने कहा कि सच किताबों में नहीं, बल्कि अवलोकन और प्रयोग में है। बिल्कुल। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया, आइंस्टीन ने समय और अंतरिक्ष की हमारी समझ को ही बदल दिया। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान की खोज नहीं थी। जल्दी शासकों और व्यापारियों को समझ आ गया कि ये नया ज्ञान उन्हें असीम शक्ति दे सकता है। तो उन्होंने वैज्ञानिकों को पैसा देना शुरू कर दिया। हाँ, और इससे एक ताकतवर चक्र शुरू हुआ। विज्ञान ने नई तकनीक को जन्म दिया, जैसे भाप का इंजन। इस तकनीक ने साम्राज्यों और व्यापार को और ज्यादा ताकत दी। और उस ताकत से मिले पैसे को वापस और ज्यादा रिसर्च में लगाया गया। सही। विज्ञान, पैसा और साम्राज्य का ये गठजोड़ पिछले 500 सालों में दुनिया पर हावी हो गया है। और इसी गठजोड़ ने हमें एटम बम बनाने की ताकत दी, बीमारियों को मिटाने की शक्ति दी। और अब तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हम सचमुच भगवान जैसी शक्ति हासिल कर रहे हैं। हाँ, हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। हम जिंदगी बना सकते हैं और उसे खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन किताब हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम शक्तिशाली तो हो गए हैं, पर क्या हम ज्यादा खुश भी हुए हैं? तो आज हमने एक बहुत लंबी यात्रा की है, एक मामूली से जानवर से कहानीकार बनना, फिर गेहूं की खेती के जाल में फंसना, पैसा, साम्राज्य और धर्म जैसी कहानियों से दुनिया को एक करना, और आखिर में अपनी अज्ञानता को स्वीकार करके भगवान जैसी ताकत हासिल कर लेना। सेपियंस की कहानी हमें इसी मोड़ पर लाकर छोड़ देती है और ये सवाल पूछती है कि आगे क्या? हम इन शक्तियों का क्या करेंगे? तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने अपनी एकता के लिए काल्पनिक भगवानों की कहानियां गढ़ी। अब जब विज्ञान हमें सचमुच जीन बदलने और चेतना वाली मशीनें बनाने की शक्ति दे रहा है, तो क्या हम असली खुद के बनाए हुए भगवान बनाने की कगार पर हैं? और अगर ऐसा होता है तो हम उनके बारे में खुद को और आने वाली पीढ़ियों को कौन सी कहानी सुनाएंगे?